नेपाल में पिछले दिनों जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से वहां की केपी ओली सरकार गिर गई। कई मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, संसद में आग लगा दी, पूर्व सीएम के परिवार को पीटा गया। इस प्रदर्शन के दौरान करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। केपी शर्मा ओली को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इस तख्तापलट के बाद से कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है और इसमें सबसे बहुत ज्यादा कॉमन थ्योरी है कि इस तख्तापलट की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने लिखी है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों अमेरिका द्वारा इस तख्तापलट की कहानी लिखी गई, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। द संडे गार्जियन ने दावा किया कि नेपाल में तख्तापलट करने के लिए अमेरिका ने $900 मिलियन खर्च किया है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में सत्ता संतुलन बदलने और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए व्यापक फंडिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक USAID और मिलेनियम चैलेंजेस कॉरपोरेशन MCC के जरिए नेपाल को $900 मिलियन से अधिक की सहायता दी गई, जिसमें से अधिकांश राशि लोकतंत्र, मीडिया, नागरिक समाज और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यक्रम में खर्च किए गए। नेपाल जैसे छोटे देश के लिए इतना ज्यादा वित्तीय मदद देना काफी असामान्य है। अब इस पूरे मामले से जुड़े प्रमुख बिंदु क्या हैं, वो आपको बता देते हैं कि USAID ने नेपाल के वित्त मंत्रालय के साथ 2022 में $402.7 मिलियन का समझौता किया। फरवरी 2025 तक $158 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा MCC के $500 मिलियन के समझौते पर 2017 में हस्ताक्षर हुए, जिसे 2022 में पारित किया गया। अभी तक केवल $43.1 मिलियन वितरित किए गए हैं। इन फंड्स में से $37 मिलियन मीडिया और नागरिक समाज के लिए, $35 मिलियन किशोर प्रजनन स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए, $8 मिलियन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए, एक 5 लाख का डेमोक्रेसी रिसोर्स सेंटर नेपाल प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से खर्च हो चुका है। अब बताते हैं कि इसमें अमेरिकी संगठनों की क्या भूमिका है। तो आपको बता दें, NDI नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जो कि एक अमेरिकी संस्था है, इसने संघीय ढांचे, दलित अधिकार, जलवायु परिवर्तन और युवाओं की भूमिका पर रिपोर्ट प्रकाशित की, युवाओं के लिए ट्रेनिंग और टूलकिट तैयार की। दूसरी संस्था है IRI इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के जरिए जनता का मूड परखा इस संस्था ने और बताया कि युवाओं को नई पार्टियों को लेकर रुचि और बेरोजगारी पर गहरा असंतोष है। तीसरी संस्था इसमें शामिल है IFES इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। 2022 के स्थानीय चुनावों में तकनीकी सहयोग और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए इस संस्था के जरिए। हालांकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना बताया गया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सभी कार्यक्रम राजनीतिक प्रभाव और नैरेटिव सेटिंग, साथ ही नागरिक समाज में अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। ये भी बताया गया कि आज जो युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वे कभी अमेरिकी फंडिंग से चलने वाले ट्रेनिंग और एक्टिविज्म प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। नेपाल जैसे छोटे और संवेदनशील लोकतंत्र में विदेशी फंडिंग और हस्तक्षेप को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वे सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीतिक संप्रभुता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक ढांचे पर प्रभाव डालने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। NDI, IRI और IFES जैसे संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी और पारदर्शिता की मांग अब तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के नाम पर अगर किसी बाहरी ताकत द्वारा एजेंडा थोपने की कोशिश की जाती है, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। अब ये देखना होगा कि नेपाल की सरकार मीडिया और नागरिक समाज पर चुनौती को कैसे जवाब देते हैं। क्या वे विदेशी प्रभाव को संतुलित कर अपनी संप्रभुता बनाए रख पाएंगे, या फिर ये फंडिंग आने वाले समय में राजनीतिक अस्थिरता और वैचारिक विभाजन को और बढ़ाएगी।
आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।